आप सभी साइड में थोड़ा सा खड़े हैं, आप सब बीच में आके बैठ जाएंगे अच्छा होगा। उधर गाड़ी के पास भी बहुत सारे भाई खड़े हैं, आप लोग भी इधर आ जाओ सामने। और पंडाल में नहीं बैठ सकते हैं वो जा भी सकते हो, क्योंकि जब हम कहीं पर चले जाते हैं तो अनुशासनहीनता का कामकाज हम नहीं करने देते हैं। और आपके गुजरात में दाहोद इलाके में तो हमने काफी डांट डफकार के परिवर्तन कर दिया है, लेकिन आपके इलाके में थोड़ा सा और परिवर्तन की जरूरत है। और वो पहला परिवर्तन तो ये खाने पर होना चाहिए। गुजरात में जो એટલે कार्यक्रम तो वहां है ना खावानो फेल ई बिल्कुल नहीं साले। हमारे डूंगरपुर में कार्यक्रम हो, बांसवाड़ा में हो, प्रतापगढ़ में हो, उदयपुर में हो, तो पानी पीने और पेशाब के अलावा कोई उधर उधर नहीं जाता। और जब मैं बोलता हूं तो ये भी नहीं होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको जो काम हम यहाँ करने आए हैं, जो हम लोग बात रखने आए हैं और जो बात हम रख रहे हैं, थोड़ा सा उसको ही हमें प्राथमिकता देनी है। आप लोगों ने हमारा मान सम्मान किया, फूल माला वगैरह। हमारे भीली संस्कृति में जो दुल्हा होता है या दुल्हन होती है उसको ही माला पहनाने का हमारा रिवाज है। अब मेरी शादी तो आज से आपका 20-25 साल पहले हो गई, फिर तुम हमको माला पहना रहे हो, ये गलत बात है। और मैं चाहता नहीं हूं कि हमारे नेता है उनकी दूसरी लाड़ी भी आवे। तो ये थोड़ा सा आपके मजाक टाइप था, क्योंकि ये फूल माला के पीछे अनावश्यक हमारा खर्चा होता है और इसमें एक टाइम जाया होता है। इस बीच में हमारा एक व्यक्ति, एक साथी प्रबोधक बोल सकता है। इसलिए मैंने आपके बीच में ये थोड़ा सा आपका एंटरटेन भी हो जाए, थोड़ा सा आपका माहौल थोड़ा सा डेवलप हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा आपके बीच में बात रखा। इसको अन्यथा नहीं लेना है। तो आने वाले समय में इस इलाके में हमारे जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें ये दो चीज आपको ब्रेक करनी है। एक तो खाना और दूसरा ये फूल माला। ये थोड़ा सा हम लोग इसको नहीं स्वीकारते हैं। हम लोग मंच का सबसे पहले हमने विरोध किया और मंच पर हम नहीं बैठेंगे तो ये लगभग पूरे आदिवासी इलाके में ये बात सर्वमान्य हो गई और अब मंच पर बैठने वाला मामला खत्म कर दिया गया। और आज तक अपने आदिवासियों के कार्यक्रम में हमारे एमपी एमएलए कभी भी मंच पर नहीं बैठे, आप लोगों ने देखा होगा, साथ में ही बैठे। यही चीज हम लोगों को आगे बढ़ानी है। तो आज हमारा 7 मार्च 2025 हमारे बाप दादे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए यहां पर शहीद हुए थे 1200 की संख्या में 1922 में। उनको सबसे पहले हम नमन करते हैं, उनको हम याद करते हैं और हम उनके वंशज होकर के उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनको याद करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण था। आज हल्दी घाटी युद्ध का उदाहरण देख लीजिए आप लोग। हल्दी घाटी युद्ध में कितने लोग मरे, रिकॉर्ड देखिए तो वो भी 1200 की संख्या नहीं मिलेगी। मानगढ़ का उदाहरण देख लीजिए, 1500 आदिवासी
इतनी बड़ी संख्या बड़े बड़े युद्धों में नहीं होती थी शहीद होने वाले लोगों की। आखिर वो क्या कारण थी? इस पर हमारा दिमाग सोचना चाहिए। हमारी बोली में इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए बोली में प्रबोधन हमको करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि यह इलाका कौन सी रियासत के अधीन था? तो यह इलाका ईडर रियासत में था, बराबर है? अब बताओ, 6ठी सदी में ईडर का राजा कौन था? 6ठी सदी में ईडर का राजा कौन था? मांडलिक भील। एम आई राइट? ये गलत है? 6ठी सदी में मांडलिक भील ईडर का राजा था। और आपका 20वीं सदी अर्थात 1922 में 1922 20वीं सदी कहलाती है। तो इतने समय में हमारे लोग राजा से रंग हो गए। 566 अर्थात 6ठी सदी में हमारा बाप राजा था और 1922 में यह हत्याकांड हुआ, तब हम प्रजा हो गए। राजा से प्रजा कैसे हुए, ये बात जानना समझना जरूरी है। और यहां जो जिन लोगों ने यहां राज किया, वो मांडलिक राजा ने उनके बाप गुहिल को संरक्षण दिया था। ये इतिहास सही है गलत है? ईडर के राजा मांडलिक भील ने गुहिल को संरक्षण दिया, अपने परिवार में बड़ा किया। और उस जमाने में राजतंत्र नहीं होता था भीलों के राज में, ये बात बहुत बड़ी है। गणतंत्र हुआ करता था, और गणतंत्र में जो योग्यतम आदमी होता है उसको राजा बनाया जाता है, चाहे वो अपने परिवार का हो या बाहर का हो। तो राजा मांडलिक ने अपने जीते जी गुहिल को राजा बनाया, और उन्हीं के वंशज आगे बढ़ करके उदयपुर में, चित्तौड़ में, उदयपुर चित्तौड़ एक ही, और आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये पूरे बेल्ट में गुहिल वंश का राज रहा। उनके पूर्व पुरुष, आदि पुरुष, जो उनका पूर्वज था, उसको हमारे बाप दादाओं ने संरक्षण दिया। तो हमारे पूर्वजों की खासियत क्या थी, उसको एक उदाहरण और से समझते। आपका गुजरात के अंदर पहले रजवाड़े टाइम में कोई राजधानी थी तो वल्लभी थी। जब ईडर का हमारा राजा था उस जमाने में, और इसके बाद अणहिलवाड़ का स्थापना करने वाला वनराज चावड़ा, उसका पिता भी पंचासर का छोटा मोटा राजा था। पंचासर आज की तारीख में मेहसाणा में है। पंचासर का राजा था, तो उसकी बाहर के लोगों ने आक्रमण करके उसको मार दिया। तो उसकी मां के पेट में था, और उसका मामा और दोनों भीलों के बीच में जाके जंगल में रहे, और भीलों ने संरक्षण दिया। और भीलों के संरक्षण में बड़ा होने के बाद 744, 45, 46 में अणहिलवाड़ का चावड़ा वंश का शुरुआत हुआ 8वीं सदी में। और यही बात है, आप आगे बढ़ाओ, गुहिल वंश का ही 5वीं 6ठी सदी का आपका बप्पा रावल, चित्तौड़ पर उसका राज कायम हुआ।
मौर्य वंश यानी मौर्य वंश के बाद उसमें भी 2 भील बाणद और देवा ने सहयोग किया था उनको। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 6वीं सदी से लगा करके 20वीं सदी तक हमारे बाप दादे राजा से प्रजा हो गए। इस बीच में आप लोग देख लीजिए, ये सोलुबर वहां सोनारा भील का राज था, वो 13वीं सदी का मामला है। 13वीं सदी का हमारा डूंगरपुर का 1282 में डूंगर भील राजा था, वो भी 13वीं सदी का मामला है। बांसवाड़ा में बांसिया भील वाहिया भील था, वो 1500 ईस्वी का मामला है, अर्थात 16वीं सदी का राजा था। और अंतिम भील राजा आपका कुशलगढ़ का था, कुशला भील। इसके पड़ोस में सूत में हमारा भील राजा था, झालोद लीमड़ी में हमारा राजा था, झाबुआ देख लो, अलीराजपुर देख लो। आज आपका नर्मदा जिला है, राजपीपला वहां का राजा हमारा बाप हुआ करता था। इस तरीके से आप चले जाओ बॉम्बे तक, मारवाड़ से लगा करके बॉम्बे तक, ये एक जमाने में भीलराज था, एक जमाने में भील प्रदेश था। इस वजह से मैंने अभी आदिवासी एकता परिषद में कहा था कि मेरे कहने का मतलब भीलराज क्या है। जहां जहां भीलों का राज था, जिस जिस इलाके में भीलों का राज था, वो भील प्रदेश से मेरी तरफ, वो पूरा इलाका था। तो हम लोग राजा से प्रजा हो गए। अब लोकतंत्र में संविधान के रहते, लोकतंत्र के रहते हम लोगों को वापस राजा बनना है। कौन कौन इस बात के लिए तैयार हो? राजा बनना चाहते हो? भूख सहन करना होगा, प्यास सहन करनी होगी, नींद सहन करना होगा, धूप सहन करनी होगी, सर्दी सहन करनी होगी। किसको पता था 2015 से पहले एक दुबला पतला मास्टर जो स्वयं बीमार है, लेकिन बिंदास बेबाक बोलने वाला इतिहास की बात है, और ये बोलने के बाद इतना बड़ा सामाजिक जनजागरण हो जाएगा, किसने सोचा था? 2015 से पहले हमारे लोग नाउम्मीद थे, नाउम्मीद अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारे लोग ये सोचते थे कि किसी की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, कोई हमारे सिर पर हाथ रख दे, किसी का हमें मार्गदर्शन मिल जाए, और कोई हमको टिकट दे दे, कोई हमको पद दे दे, तो हमारा कल्याण होगा। आज क्या है? हम खुद हमारे हुक्मरान हैं, हम खुद हमारे निर्णायक हैं। हम चाहेंगे वो विधानसभा में जाएगा, हम चाहेंगे वो लोकसभा में जाएगा। ये व्यवस्था हम लोगों ने कायम कर दी। लेकिन अभी भी आप लोग भी बहुत पढ़े लिखे लोग हो। साबरकांठा, अरवली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वलसाड़, ये वो जिले हैं हमारे इलाके के जहां बहुत उच्च क्वालिटी का, बहुत हाई रेट में एजुकेशन है, पढ़ाई है। इसके बावजूद भी हम लोग आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। कितनी हैरानी की बात है। जनप्रतिनिधि हमारा, नेता हमारा, और हम आंख खड़े बैठते हैं, टकटकी लगाए बैठते हैं, घर
गांधीनगर वालों पर, दिल्ली वालों पर, जयपुर वालों पर, भोपाल वालों पर कि वो हमको टिकट देंगे। तुम्हारे बाप राजा थे, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? किसके निर्णय का इंतजार कर रहे हो? आपको निर्णय लेने लायक बनना पड़ेगा। आप लोग निर्णय लेने लायक बनोगे तब जाके आप राजा बनोगे। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है, हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। हमने हमारी नौकरी दांव पे लगाया, जिंदगी दांव पे लगाया। हम लोग एक रात में कितना दूरी पार कर देते हैं। 11 बजे एक बार हम बांसवाड़ा से निकले थे और 7 बजे हम जबलपुर पहुंच गए। कितना फास्ट गए होंगे सोचिए। इस बीच में एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा हमारे बच्चों का, हमारे माँ बाप का क्या होगा? आज भी मेरे माँ बाप तो मुझे रोटी खिलाते हैं। कितना मेहनत, कई बार हमारा एक्सीडेंट हो गया। इसके बावजूद भी हम लोग दिन रात एक करके समाज को जन जागरण और समाज का जोड़ने में, प्रशिक्षित करने में रात दिन लगे हुए। आज से 3 दिन तक लगातार हमारे कार्यक्रम में। अभी हम यहाँ हैं, कल हम कर्नाटक में रहेंगे और परसों हम एमपी में रहेंगे। बोलिए, इस तरीके से हम दौड़ते हैं, इस तरीके से हम भागते हैं और समाज को जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। और आप तो इतने निकट हो। हमारे बहनों पानी ढोल तो हमारे नहीं आवे, पानी ढोल हमसे क्या है? और आज तक हम लोग बस खाना 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 खाना। इसलिए कहा गए सरपंच साहब, तराल साहब, आप सबको आज के बाद आदिवासी परिवार के कार्यकर्ता यहाँ आते हैं। आप भी आदिवासी परिवार के हो और अभी बहुत जल्दी भिलोड़ा में बहुत बड़ा महासम्मेलन लेने वाले हैं। आज हमारे इलाके के लोग नहीं आए, क्यों नहीं आए बताओ? अभी वो प्रवीण बोल के गया, आजकल व्यवसाय फूक भगवान फसल कटाई, इसलिए फसल कट जाए इसके बाद हम भिलोड़ा में बहुत बड़ा सम्मेलन लेने वाले हैं। इसलिए अब आपके इलाके पर हम ध्यान देंगे, जन जागरण करेंगे, लेकिन आज के बाद ये 2 काम अपन को नहीं करना है, एक तो फूलमाला वाला और एक खाने वाला। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग खाना नहीं मिले ऐसा करके नहीं आओगे, ऐसा नहीं मत करना। एक घर जाके खाएंगे। हम लोगों ने बहुत कष्ट झेले। कांति भाई को पूछिए, हम लोग बाइक पर जाते थे, सारी नाइट वहां रहने का, सारी नाइट चर्चा करने का, दिन फिर कार्यक्रम, 2 दिन का कार्यक्रम होता था, आदिवासी परिवार के चिंतन शिविर। और एक बार तो बाइक पर हम मर जाते, मेरी बाइक भिड़ जाती एक लकड़ी के टूटे से। ऐसा कई बार हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग 2 प्रकार का अलायंस बना रहे हैं आज की तारीख में। पूरे देश में, पूरे देश के आदिवासियों का 2 प्रकार का अलायंस बना रहे हैं। एक सोशल अलायंस, सोशल अलायंस जितने भी आदिवासी इलाकों में संगठन है, सामाजिक संगठन, उनका अलायंस बना रहे हैं। और एक दूसरा अलायंस पॉलिटिकल अलायंस, आदिवासी इलाके में जितने भी आदिवासियों की पार्टियां हैं उनका भी अलायंस बना रहे हैं। महेश भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सभी लोगों का अलायंस बना करके हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का टेरिटोरियल आपका पोजीशन है उसको स्वीकार करते हुए हम लोग एक दूसरे का साथ लेके आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने एक व्यवस्था कायम किया है कि हमारे इलाके में जन जागरण कैसे होगा, सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी, अनुशासन नियमावली के नियम क्या होंगे,
जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली क्या होगी, उसका विकास किया है, उसको सभी को मानना है तब अलायंस होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसको मानना है तभी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि आने वाले समय में अपने इलाके में जन जागरण में कौन सी बातें हमको आगे बढ़ाना। तो मैं बता रहा था कि ईडर में हमारा राजा था और ये पाल चितरिया का आंदोलन हुआ, तब तक हम राजा से रंग हो गए। ईडर में हमारा राजा था, पाल चितरिया का आंदोलन, 1200 आदिवासी मारे गए। आबू में भी हमारा राजा था, आबू सिरोही तो बाद में बना है। सबसे पहला भीलों का राज कहीं कायम हुआ, भीलों का राजतंत्र कहीं कायम हुआ, वो आबू में हुआ था। और आबू में हमारा बाप राजा हुआ था। उस इलाके में भी आप देख लीजिए, लिलूड़ी बटली, हमारा मुकेश भाई किधर गया, ये लिलूड़ी बटली में हमारा 800 आदिवासी सेम टाइम 1922 में हमारे बाप दादे मारे गए। उसके बाद आप उदयपुर देख लो, मेवाड़ में हमारा उदा खरड़ी हमारा बाप राजा था, वहां पर भी 1881 में आंदोलन हुआ। इसके बाद दुलेर समझौता हुआ 1881 में, उसमें भी हमारे बाप दादे मारे गए। बांसवाड़ा में हमारा राजा था, मानगढ़ का आंदोलन आप जानते ही हो, 1500 आदिवासी मारे गए। देश आजाद होने से कुछ समय पहले जून 1947 कालीबाई क्लास हुआ शिक्षा के लिए हमारे डूंगरपुर में, केवल पढ़ाई के लिए कालीबाई क्लास हुआ और नानाभाई खाट मारे गए। इतने आंदोलन हमारे बाप दादा ने लड़े, आखिर वो क्या चाहते थे? क्या वो लोग आज जिस तरीके से हम दूसरों के निर्णयों को मानते हैं, दूसरों की अधीनता स्वीकार करते हैं, दूसरों की कही हुई बातों को मानते हैं, क्या हमारे बाप दादे ऐसा चाहते थे? यदि नहीं चाहते थे तो हमारे बाप दादे क्या चाहते थे, उसके बारे में हमको अध्ययन करना होगा, समझना होगा और उसको ध्यान में रखते हुए हमको काम करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे इलाके में हम लोग देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ये राजा से रंग कैसे हुए, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो सबको पता है, देश के एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं। हमारे देश के सभी लोगों को पता है कि महाराणा प्रताप भीलों के पास आए और भीलों के एरिया में रहे और उनको भीलों ने ताज जिंदगी सहयोग किया, सब जानते हैं। और बड़े पैमाने पर इस लड़ाई में भील लोग शहीद हुए, सब जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर रहा हूं मैं, उस जमाने में भील योद्धा लोग थे, राजे महाराजे थे, बहुत बड़ी शक्ति थे भील लोग। उसी टाइम आगरा में कौन राज कर रहा था? अनपढ़ थोड़ा बोलो, कौन राज कर रहा था? अकबर। कौन था अकबर? मुगल। कौन था अकबर? मुगल। मुगल कौन थे? दो रेस का हाइब्रिड, एक तुर्क और एक मंगोल। मंगोल थे वो मुसलमान नहीं थे। मंगोलों का इतिहास पढ़िए, आपका नाम, आपने नाम सुना होगा चंगेज खान। चंगेज खान के वंश की बेटी थी बाबर की मां
और तैमूर लंग आपने नाम सुना होगा, वो तुर्क था, उसका वंश का उसका पिता था, उनके वंशज वो मुगल कहलाए। उनके नवरत्न थे। कितने नवरत्न थे? 9। उन नवरत्नों में से एक व्यक्ति का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, टोडरमल। टोडरमल। और टोडरमल के दोस्त थे तुलसीदास। टोडरमल के दोस्त थे तुलसीदास। कौन से तुलसीदास? रामचरितमानस जिन्होंने लिखा। तो टोडरमल के दोस्त थे, अर्थात अकबर के जमाने में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। उसके अंदर एक चौपाई के अंदर भीलों को नीच कहा है, भीलों को अधम कहा है, भीलों को अंत्यज कहा है, भीलों को शूद्र कहा है। जब भी राणा प्रताप का साथ दे रहे थे, जब भी राणा प्रताप के साथ मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब वो कलम वाले लोग भीलों को नीच कह रहे थे, अधम कह रहे थे, अंत्यज कह रहे थे, शूद्र कह रहे थे। इसके बाद भीलों को क्रमशः आपका अब पीछे की ओर, पिछड़ेपन की ओर, पतन की ओर लगातार डिमोरलाइज करते हुए, इनमें इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना विकसित करते हुए पीछे धकेला गया। ये इतिहास हमको जानना समझना चाहिए। उससे पहले भील कभी भी आज की तारीख में जिस तरीके से दीनहीन है, गरीब है, दबे हुए, कुचले हुए, इस तरीके के कभी नहीं, कभी भी आज मिलेगा। जाओ ढूंढ लो। हल्दी घाटी के बाद, अर्थात पिछले 500 साल में हमारे बाप दादाओं को पीछे धकेला गया, हमको नीच बनाया गया, अधम जो भी आज ये संबोधन देते हैं वो सब किया गया, यानी हम लोगों को पीछे धकेला गया। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना होगा। तो हम राजा से रंग कैसे बने, उसमें इन कलम वालों का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग ये रामचरितमानस में आप लोग पढ़िएगा, और दूसरे इलाके में तो भीलों को मीणा नहीं बनाया गया। जिस इलाके के भीलों ने राणा प्रताप का साथ दिया पूरी जिंदगी, और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा 1516 में नहीं, 1616 में आपका अकबर से संधि हुआ उनके बेटे का, अमर सिंह का, तब तक भीलों ने उनका साथ दिया, तब तक। और इसके बाद इन्हीं राजाओं से हमारा संघर्ष शुरू होता है। यहां एक बहुत ट्विस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जब यहां के राजे महाराजाओं ने विरोधियों से समझौता करने की शुरुआत की, तब आजाद कौम भीलों ने राजाओं के विरोध में भी काम किया। ये बात सिद्धांत निकल के आता है। मुगलों के मनसबदार बन गए यहाँ के राजा, मुगलों से समझौता किया, तो भीलों ने मुगलों से समझौता किया, उसको स्वीकार नहीं किया। इस वजह से यहाँ के रजवाड़ों से हमारा टक्कर शुरू हुआ। अंग्रेजों से इन्होंने समझौता किया, हमारे बाप दादा ने उसको स्वीकार नहीं किया। इस वजह से हमारे बाप दादाओं का संघर्ष हुआ, विद्रोह हुए, और उसमें अंग्रेज और रजवाड़ों का संयुक्त शक्ति का हमारे बाप दादा ने मुकाबला किया। इसमें पालचितरिया हुआ, उसमें आपका लिलुड़ी बटली हुआ, उसमें मानगढ़ हुआ, उसमें आपका दुलेर का आंदोलन हुआ। ये इतिहास
आप बेहतर तरीके से समझेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। याद रखिएगा, पहले हम राजे महाराजा थे, कब तक? 16वीं सदी तक। 16वीं सदी के बाद जब हम राणा प्रताप के साथ आजादी का लड़ाई लड़ रहे थे मुगलों के विरोध में, तब जो कलम वाले लोग हैं हमको नीच कह रहे थे, अधम कह रहे थे, अत्यंत कह रहे थे, शूद्र कह रहे थे। उसके बाद हमारा पतन शुरू होता है और मुगलों से संधि करने की वजह से, मुगलों की वंशधारी उन्मूलन लेने की वजह से हमारे बाप दादाओं ने उनका साथ छोड़ा, उनके विरोध में भी विद्रोह किए और इसके बाद इन रजवाड़े वाले लोगों ने अंग्रेजों से भी 1818 में समझौता किया। इस वजह से अंग्रेजों के भी विरोध में हमारे बाप दादे लड़े और दो शक्तियों ने मिलकर के मानगढ़ हत्याकांड किया, दो शक्तियों ने मिलकर के भूला वालोरिया का घटनाक्रम किया, दो शक्तियों ने मिलकर के पाल सितरिया का घटनाक्रम किया। ये इतिहास आप अच्छे तरीके समझेंगे और इसी इतिहास के माध्यम से आप लोग राजा से रंग कैसे हुए, मजदूर कैसे हुए, प्रजा कैसे हुए, गरीब कैसे हुए, जमीन विहीन कैसे हुए, दीनहीन कैसे बने, आप लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप में कैसे विकसित हुआ, ये बात आप समझेंगे। ऐसी आशा अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय आदिवासी, जय जोहार, जय बिल प्रदेश, आबू आदि सुमरे आबू आराज। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। 2 हाथ खड़े करके जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। धन्यवाद। आभार।